हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास में हम ट्रीटमेंट ऑफ रिजो स्टडी करेंगे। वैसे हेडिंग हमने दे रखी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजो और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजो, बट उसके साथ साथ जितने भी रिजो हैं हम आज उसके बारे में बात कर लेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी टॉपिक हो आपका, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर हो, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चारों चैप्टर में आपको एक चीज़ कॉमन करनी है, वो है आपका ट्रीटमेंट ऑफ रिजो या ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजो या इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजो। हमेशा याद रखना कि कभी भी आपके क्वेश्चन में, एडमिशन का क्वेश्चन हो, चेंज इन पीएसआर का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब चार चैप्टर में कॉमन लिख देता हूं यहां पे। अगर कॉमनली आप बात करो तो ये चार चैप्टर आपके सामने आए। अगर पहला चैप्टर आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नंबर 2 है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, थर्ड है रिटायरमेंट और फोर्थ है डेथ। चारों चैप्टर ऐसे हैं जिनको बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से ही फंस जाता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं। इन सब का अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, फुल फ्लैश क्वेश्चन आ जाए या फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि उस रिजो का ट्रीटमेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोल रखा है कि नहीं बोल रखा। सर इसका क्या मतलब हुआ, पहले हम केस लेके चलते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि इसको ट्रीट कैसे करना है और क्यों करना है। कैसे करना है तो शायद सबको आता हो, क्यों करना है ये नहीं पता। तो पहले हम समझेंगे कि केस क्या है। मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। एक सी आया 1/3 के लिए पार्टनरशिप में, न्यू पार्टनर है ये। आज के बाद बताओ कितने पार्टनर हो गए, 3 पार्टनर हो गए। ए और बी ने अपने पास्ट में पहले से, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले कुछ पैसा रिजर्व में रख रखा था कि किसी अनफोर्सिन लाइबिलिटी के लिए, कुछ ऐसी लाइबिलिटी के लिए, जैसे मान लो कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जिसके बारे में हमें नहीं पता, उसके लिए हम रिजर्व बना के रखते हैं। जैसे हम घर पे भी तो रखते हैं ना कि कोई पैसा साइड में रख लेते हैं, तो रिजर्व जो होता है ना उसका हम क्या करते हैं, एक साइड में पैसा रख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर मान लो आपके पास रिजर्व पड़ा है 1 लाख रुपए, सी के आने से पहले आपने क्रिएट कर रखा है। अब बताओ ए और बी पार्टनर होंगे और उन्होंने ये रिजर्व बनाया होगा, और आज के बाद अगर सी आ गया, अगर आज मैं इस रिजर्व को ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ना करूं तो आज के बाद हमारे कितने पार्टनर हो गए, 3 हो गए। तो इस रिजर्व पे सी का भी राइट हो जाएगा। तो सी के आने से पहले ये एक लोग क्या करते हैं, सारे रिजर्व, पुराने जितने भी रिजर्व हैं, जितने प्रॉफिट है, जितने भी लॉस हैं, उन सबको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर। हमेशा याद रखना रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, मतलब इन तीनों चैप्टर के टाइम पे, चारों चैप्टर के टाइम पे, पुराना कोई भी रिजर्व हुआ, कोई भी प्रॉफिट हुआ, कोई भी लॉस हुआ, पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने पुराने रेशियो में। तो इसका मैं अगर नोट्स बनवाऊं तो इसका नोट्स बनेगा ऑल रिजर्व्स accumulated profits या फिर accumulated losses will be distribute between the old partners ओल्ड रेशियो। ये बात हमेशा याद रखना, पुराने पार्टनर में पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा हमेशा।
तो सर कोई भी रिजर्व हुआ, कोई भी प्रॉफिट हुआ, कोई भी लॉस हुआ, तीन चीजें बताई मैंने, पुराना प्रॉफिट, पुराना रिजर्व, पुराने लॉस, ये सारे के सारे ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सर कोई एग्जांपल दीजिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं सारे रिजर्व्स का, सारे लॉस का, जो आपके 12th क्लास में हर जगह पे यूज होते हैं। आपने पिछला नोट्स बना लिया होगा, नहीं बनाया तो बैक करके बना लो, उसके बिना आगे की क्लास आपकी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक बैलेंस शीट बनाता हूं और इस बैलेंस शीट को बना लो, इस बैलेंस शीट के बाहर कभी भी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए यहां पे दे रखा है, यहां पे होती है लायबिलिटी साइड, सबको पता है ना ये बात तो, और ये होती है एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में मान लो आपको दे रखा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व होता है जो आप किसी पर्टिकुलर यूज के लिए नहीं रखते, बस ऐसे ही रख लेते हो कि भाई फ्यूचर में कोई भी लॉस हो जाए आपका, आप उसको क्लेम कर सको। मान लो 1 लाख रुपए का। ठीक है, उसके बाद रखा रिजर्व फंड। ये भी कुछ कुछ इसी टाइप का होता है, ये नाम भी आ सकता है, मान लो 50,000 का। सर लॉस के टाइम, लॉस के लिए क्या हो सकता है? लॉस में हो सकता है एक्यूमुलेटेड लॉस। सर ये क्या बकवास है? बिल्कुल, पिछले कई सालों का लॉस मान लो दे रखा है 50,000 रुपये, ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में दे रखा हो तो वो आपके लिए लॉस होता है, हमेशा याद रखना। तो ये आपके लिए लॉस है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अगर इस साइड दे रखा हो कोई भी वैल्यू, तो ये आपके लिए प्रॉफिट है। हमेशा याद रखना, एसेट साइड में कोई भी पी एंड एल दे रखा हो वो आपके लिए लॉस होगा ही होगा। ठीक है, और लायबिलिटी साइड में दे रखा है। सर मुझे कैसे पता चलेगा? अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ये पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है। अगर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और वहां पे लिख रखा है पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, तो वो आपके लिए लॉस है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आपके लिए प्रॉफिट है। ये बात याद रखनी। लॉस में और क्या हो सकता है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसका भी डेबिट बैलेंस बोलते हैं इसको, ये आपके लिए लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद गुडविल। अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल दे रखी है तो ये आपके लिए परचेज गुडविल होगी, और परचेज गुडविल आपके लिए लॉस होती है। इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, इसके बारे में हम डिटेल में ही बात करेंगे, बट ये भी आपके लिए रिजर्व होते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पॉइंट आ सकता आपके 12th क्लास के लेवल पे जो आपको मतलब नया लगे, यही होते हैं। तो कहने का मतलब ये रहा, ये सारी चीजें आपके लिए प्रॉफिट हैं और ये सारी चीजें आपके लिए लॉस हैं। हमेशा याद रखना, ये सारी चीजें आपके लिए प्रॉफिट और ये सारी चीजें आपके लिए लॉस। चैप्टर कोई भी हो, क्वेश्चन कोई भी हो, अगर आपके एग्जाम में लायबिलिटी साइड में ये सारी चीजें दे रखी हैं या एसेट साइड में ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं एडमिशन का ही केस ले रहा हूं क्योंकि उसमें ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। वही सेम एग्जांपल, ए और बी पार्टनर है, उनकी रेशियो वही सेम 1:1। सी एडमिट होता है 1/3 के लिए, और ए और बी का जो, अब हमें क्या करना है, पहले हमें ये ट्रीटमेंट करना है कि सी के आने से पहले क्या क्या ए और बी को मिलेगा। ए और बी को ये सारी चीजें मिलेंगी और ये सारी चीजें मिलेंगी। तो सर जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, WCR, IFR, ये सारे के सारे आपके लिए मतलब फर्म के लिए मतलब पार्टनर के लिए बेनिफिट है, प्रॉफिट है। इससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, इससे पार्टनर की कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब भी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी तो हमेशा क्रेडिट होगी, ये बात भी लिख लो। और अगर कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। कैपिटल इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, डिक्रीज हुई तो डेबिट। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है,
तो अगर मान लो आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है तो जनरल लीजो से क्रेडिट होगी, तो जनरल लीजो डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगी। उसी तरह रिजर्व फंड डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगी। मेरे करने से पहले अगर आप इसकी एंट्री बनाएं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा और कैपिटल में ओल्ड रेशो बटेगा, लेकिन मैं फिर भी करवा देता हूं। पहली एंट्री बनेगी जनरल लीजो अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। और ये किस किस को बटेगा? सी को बिल्कुल नहीं बटेगा, सिर्फ किसको बटेगा? ए और बी को, और वो भी किस रेशियो में? 1:1 में, क्योंकि पुरानी रेशियो 1:1 ही है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सर इसमें ध्यान रखने लायक एक ही बात है कि आपको कैपिटल को कब कब क्रेडिट करना है और कब डेबिट करना है। अब बिना वजह डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते। जब भी कैपिटल का फायदा हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करोगे, और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करोगे, याद रखना हमेशा, ठीक है। 1 लाख को 1:1 में, अगर आपको अभी तक ये भी नहीं आता तो 12th के लायक नहीं हो। 1 लाख को 1:1 में बांटने के लिए डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 50,000 और 50,000, ठीक है। सर इसमें एक बात और याद रखने लायक है, एक तो इसमें नरेशन लिखनी है, नरेशन के बिना आपके 50% मार्क्स कट जाएंगे। अगर 1 नंबर की एंट्री है तो 1 नंबर में से सिर्फ आपको आधा नंबर ही मिलेगा। और नरेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, जो आपने एंट्री में किया है उसका थ्योरेटिकल वर्जन ही नरेशन कहलाता है। जैसे बीइंग जनरल लीजो डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, बस हो गया और आधा नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। सर तीसरी बात जो याद रखने लायक है, अगर आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग में या आखिरी में या कहीं पे भी ये बोल रखा है कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, ये नोट्स में लिख लेना अपना। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो ये आपका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, ये हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा होगा, तब ये करंट अकाउंट में जाएगा। ये छोटी बातें कभी याद नहीं आती हमें, बड़ी ये एंट्री तो सबको आती हैं, बट ये छोटी बातें याद रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी। तो ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की बजाय हमें किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा? करंट अकाउंट में। तो इसका नोट्स भी आप लिख सकते हो, नोट इफ पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड देन ऑल ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर इन पार्टनर करंट अकाउंट। क्वेश्चन आपको बताएगा नहीं, खुद से करना आपको, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बात कर रहे हैं रिजर्व फंड, सेम एंट्री, बस जनरल लीजो की जगह क्या आ जाएगा? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। 50,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 25,000। उसी तरह पी एंड एल, लायबिलिटी साइड में जो भी चीजें हैं उनकी एंट्री फिक्स है, सेम है, तो इसकी भी एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट, आप पूरा लिखोगे वहां पे कितने रुपए का है, अरे यार ये भी 1 लाख का है, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 50,000, ठीक है। तो इसके नीचे भी आप नरेशन लिख दोगे। उसी तरह WCR हुआ तो भी सेम एंट्री, IFR हुआ तो भी सेम एंट्री। तो मतलब क्या हुआ? सेम एंट्री रहेगी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और रिजर्व सारे डेबिट होंगे। अब बात करते हैं लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। लॉस हमेशा पार्टनर कैपिटल को डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता। अगर डिक्रीज करेगा तो कैपिटल डेबिट होगी। तो एक फिक्स एंट्री रहेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जितने भी लॉस हैं, जितने भी लॉस। अच्छा एक काम करें क्या, इसमें एंट्री एक साथ कर देते हैं, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस टू पी एंड एल अकाउंट। मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको बार बार ये समझ में आए। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस है, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं
कि कोई भी लॉस हुआ, कोई भी प्रॉफिट हुआ, और या फिर गुडविल हुई जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है। ये बात याद रखना, ये गुडविल वो है जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है। हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पॉइंट करवाया है, अगर आपने वो नहीं किया है तो इसका मतलब है कि आपको काफी कंफ्यूजन हो रही होगी। अगर आपने अभी तक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं किया है तो आप इस टॉपिक को समझ नहीं सकते हैं। गुडविल क्रेडिट क्यों हुई, क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुई, ये कौन सी गुडविल है, ये सारा टॉपिक हमने गुडविल के चैप्टर में या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कर रखा है, जो एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। ठीक है, चलिए, तो ये कितने रुपए हुए? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ठीक है, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। ठीक है, 4 लाख हो गए। 4 लाख में से 2 लाख तो इसको चले गए और 2 लाख इसको चले गए। अलग अलग एंट्री भी कर सकते थे सर, बिल्कुल कर सकते थे। अलग अलग एंट्री करोगे तो ए बी अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, ए बी अकाउंट डेबिट टू एडवर्स एक्सपेंस, ए बी टू गुडविल, ये एंट्री आपकी हो जाती है। ठीक है, तो सर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने WCR और IFR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्री नहीं करवाई है। क्यों नहीं करवाई है? क्योंकि उसके ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं। अगली 5 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, या WCR और IFR का ट्रीटमेंट समझेंगे, जो हमारे चैप्टर में या हमारे टॉपिक में बहुत बार मिस्टेक करता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो हमारे एग्जाम में दे रखा है कि ये एक बैलेंस शीट आपके सामने और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सबको इसकी वो तो पता है ना, WCR की फुल फॉर्म वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 1 लाख रुपए का दे रखा है, बिल्कुल ठीक बात है। अब बताओ मुझे, मैं केस क्या है, वही 2 पार्टनर हैं ए बी, उनकी रेशियो 1:1 है, सी एडमिट होता है 1/3 के लिए। ठीक है, आप कोई और केस भी ले सकते हो, बट फार्मूला सेम रहेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा, सारी चीजें सेम रहेंगे। एग्जाम्पल मैं ये इसलिए ले रहा हूं कि आपको थोड़ा सा सिंपल वे में समझ में आ जाए। ठीक है, केस नंबर 1, एक बात बताओ, नाम से क्या पता लगता है आपको? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहले तो इसको समझो, मैं नाम पूरा लिख देता हूं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे वर्कर को कोई प्रॉब्लम होती है और हमें उसका कंपनसेशन देना पड़ जाए तो हम इस रिजर्व में से पैसा निकाल लेंगे। जैसे मान लो मैंने साइड में रख दिया 10 लाख रुपए कि भैया अगर मेरे वर्कर को किसी को कोई प्रॉब्लम होती है और मुझे अगर पैसा देना पड़ जाए लीगली वे में, तो मैं इस 10 लाख में से साइड में कर दूंगा। मान लो केस नंबर 1 है कि आपको आज तक कोई क्लेम नहीं देना पड़ा, कोई क्लेम नहीं देना पड़ा, देयर इज नो क्लेम। तो सर एक बात बताओ मुझे, अगर क्लेम नहीं है तो मेरा रिजर्व वैसा का वैसा पड़ा है, और रिजर्व हमेशा जब भी होगा फर्म में तो हमेशा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंट्री मैं पहले बता चुका हूं, सेम एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपए का रिजर्व है, 50,000 और 50,000, कोई कंफ्यूजन नहीं है। केस 2 सेम, वही 2 WCR है 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब मान लो वही 2 पार्टनर है ए बी, 1:1 है। अब क्लेम आ गया, बट क्लेम आया सिर्फ 60,000 का। अब समझने की कोशिश करना, क्लेम का मतलब है लायबिलिटी। अगर आपके पास कोई लायबिलिटी आती है, अगर आपके पास कोई लायबिलिटी आती है और उसका आपने रिजर्व बना रखा है, तो आप उस रिजर्व में से पहले उस लायबिलिटी को पे करोगे, रिमेनिंग रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो बताओ आपके पास रिजर्व है 1 लाख रुपए का, लायबिलिटी कितने की आ गई? 60,000 रुपए की। तो 1 लाख में से पहले आप क्या करोगे? 60,000 रुपए क्या करोगे? क्लेम को दे दोगे और बचा हुआ पार्टनर को ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो याद रखना, रिजर्व को हमेशा डेबिट ही करना है। पिछले कितनी 3-4 क्वेश्चन किए हमने, उसमें रिजर्व को डेबिट किया। खत्म करने का मतलब रिजर्व को डेबिट करना। तो WCR तो डेबिट होगा, WCR अकाउंट डेबिट कितने रुपए?
1,00,000 रुपए। 2 सर क्लेम में डालेंगे तो उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? आपके टीचर दो तरह से इसके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी कर लो, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, इसको पूरा लिख सकते हैं क्या? लिख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। सर आपने 60,000 रुपए का क्लेम दिया, तो सर टीचर क्या करवा सकते हैं? आप बता रहे थे बिल्कुल, यहां पे एक वर्ड लिखवा सकते हैं आपके टीचर, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। दोनों ही बातें सेम है, कई टीचर प्रोविजन बना देते हैं, कई टीचर डायरेक्ट क्लेम में डाल देते हैं। दोनों ही पॉइंट ठीक है, लड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों ही पॉइंट में आप ओके कर सकते हो। तो क्लेम में गए 60,000, तो 1,00,000 में से 60,000 रुपए तो क्लेम में चले गए, बचे कितने? 40,000। तो वो किसको पड़ जाएंगे? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखो अब 1,00,000 नहीं बटेगा, 60,000 भी नहीं बटेगा, कई बच्चे 60,000 को बांट देते हैं। 60,000 तो क्लेम है ना, 1,00,000 में से 60,000 रुपए चले गए, रिमेनिंग बचा 40,000। 40,000 को आप बांटोगे 1:1 में, सेम केस लेके चल रहे हैं हम, 1:1 में 20,000 एंड 20,000, ठीक है। ये आपका हो गया। अगला केस देखें, अगला केस फिर सेम, आपके पास WCR है 1,00,000 रुपए का, क्लेम भी 1,00,000 रुपए का आ गया। भैया क्लेम भी 1,00,000 रुपए का आ गया। एक बात बताओ मुझे, WCR भी 1,00,000 का, क्लेम भी 1,00,000 का, यहां तो पार्टनर के लिए तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट, कुछ भी नहीं बचा ना, 1,00,000 में से 1,00,000 पूरा चला गया। तो अब पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे क्योंकि क्लेम पे करना जरूरी है, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी नहीं है। तो इसकी एंट्री बनेगी WCR अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। डिटेल मैंने लिखवा दी थी, पूरा वर्ड लिखना चाहो लिख सकते हो, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, आप शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 1,00,000 रुपए पूरे के पूरे पार्टनर के, और पार्टनर के क्या क्लेम में चले गए। अब नेक्स्ट केस जो सबसे ट्रिकी केस है इसका, मान लो WCR है आपका 1,00,000 रुपए का और क्लेम आ गया 1,50,000 रुपए का। अब बच्चे क्या करते हैं, उल्टा सोच लेते हैं, सर 50,000 पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये इतनी बकवास चीज सोच लेते हैं, समझ में नहीं आता कहां से सोच लेते हैं। एक बात बताओ मुझे, WCR कम है ना, रिजर्व कम है, क्लेम ज्यादा है। रिजर्व ज्यादा होता तो रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिजर्व कम है ना, रिजर्व कम है अगर, तो क्लेम ज्यादा है, तो 1,00,000 रुपए तो रिजर्व में से ले लेंगे, बचेगा 50,000। 50,000 को कहां से लेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हमारा लॉस को पे करने के लिए एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, सुना होगा आप लोगों ने। रीवैल्यूएशन अकाउंट में वो सारे लॉस जाते हैं जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे होते हैं, एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के, आपने देखा होगा जितने भी लॉस होते हैं वो डेबिट साइड में ट्रांसफर होते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के। तो अब जो रिमेनिंग लॉस जो बचा है ना, वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, वो भी डेबिट साइड। तो देखो WCR तो डेबिट होना ही है, WCR तो डेबिट होना, सर 1,00,000 से या 1,50,000 से, अरे भैया जितने से उतना ही, 1,00,000 से। और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी डेबिट होगा यहाँ पे। सर रिवैल्यूएशन डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास क्लेम है 1,50,000 रुपए का, और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1,50,000 रुपए, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन का एक लॉस हो गया हमारे पास, ये समझ में आ गया ना सबको। अगर रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया तो इस रिवैल्यूएशन के लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करना आपको पार्टनर को, और पार्टनर को लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर कैपिटल डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी क्रेडिट होगी? सर क्रेडिट होगी, अरे नहीं डेबिट होगी, याद रखो। तो इसकी एंट्री अगर वैसे भी याद रखना, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो आप क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन को और पार्टनर कैपिटल को डेबिट करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट,
ठीक है, 50,000 को 1:1 में ओल्ड रेशो में बांटोगे। देखो इस केस में हमारे पास 2 एंट्रियां हुई, एक नहीं हुई 2 हुई। पहली कौन सी, रीजो को क्लेम में जाने की, अब रिवैल्यूएशन भी आ गया तो सेकंड केस में रिवैल्यूएशन के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो हमेशा ऐसे केस में जब आपका रीजो कम हो, रिवैल्यूएशन ज्यादा हो, या फिर रिवैल्यूएशन के पॉइंट में कुछ भी आ जाए तो उसके लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एक लास्ट केस जो आपके टीएस गरीवाल में नहीं दे रखा, टीएस ना आपके टीचर कराएंगे, बट वो केस एग्जाम में आता ही आता है, तो इस केस को भी आपको समझना चाहिए। मान लो WCR आपके पास है ही नहीं है, बट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया 1 लाख रुपए का, तो सर क्या करेंगे? ऐसे केस में हम करेंगे, जितना रीजो है, रीजो तो है ही नहीं, तो पूरा का पूरा लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देते हैं। याद रखना, लॉस सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ही जाते हैं। पहले हमने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि उसका रीजो बना रखा था, रीजो बना रखा था तो हमने रीजो से ले लिया था, लेकिन अब तो रीजो है नहीं, तो पूरा का पूरा लॉस कहां पे चला जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और मैंने क्या बताया, जब रिवैल्यूएशन का लॉस होगा तो वो पार्टनर में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 1 लाख को वही सेम ओल्ड रेशियो में मैंने बताया ना, जितने भी अभी तक जितनी भी चीजें ट्रांसफर की हमने यूज की हैं वो ओल्ड रेशियो में ही की हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रीजो की। ये केस भी सेम होते हैं, बट इसको समझने के लिए बस थोड़ा सा टॉपिक को अलग वे में समझना पड़ेगा। पहले तो इसका नाम जान लेते हैं, इसका नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मान लो आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसी के शेयर खरीद रखे हैं, कहीं पे जमीन खरीद रखी है, उसकी मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है, इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। आज के दिन मान लो उसकी वैल्यू बहुत डिक्रीज हो रखी है, तो आपको लॉस हो रहा है। उस लॉस के लिए भी आप रिजर्व बना सकते हो कि भैया ये लॉस मैं बियर कर सकूं, तो इसलिए आप रिजर्व बना के रखते हो उसके लिए भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिजर्व बनाने पहले आपको क्या करना है, ये समझना है कि इसका क्वेश्चन कैसे दिया मिलेगा। आपको WCR के साथ इसका कंपैरिजन नहीं करना। जो पहले हमने किया है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, उसका और इसका कोई लिंक नहीं है। बहुत सारे बच्चे जैसे उसको समझते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं, बट वो समझ में आता ही नहीं। ठीक है, तो इसको नए सिरे से अपने तरीके से समझना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपको देखो बैलेंस शीट के अंदर वही सेम, एक तरफ लायबिलिटी और एक तरफ एसेट्स। क्या हो रहा है? हाँ, चलिए मान लो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, मान लो 20,000 रुपये का। ठीक है, लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड में। अच्छा, सारे रिजर्व आपको लायबिलिटी साइड में गिवन होंगे, एसेट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट गिवन होगी। सर कंफर्म गिवन होगी? बिल्कुल कंफर्म गिवन होगी। अगर नहीं गिवन होगी फिर हम अलग बात करेंगे। ठीक है, मान लो ये दे रखी है आपको 50,000 रुपए की, सॉरी 50 की मत मानो, 1 लाख रुपए की मान लो। ठीक है, अब सर आपके क्वेश्चन में 2 केस हो सकते हैं। पहला केस नंबर 1, इन्वेस्टमेंट की नीचे एडजस्टमेंट में या इसके साइड में, मैंने 2 बातें बोली, या तो इसके एडजस्टमेंट में या इसके साइड में, कई बार इसके साइड में भी दे देता है। मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी, मार्केट वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो आप अज्यूम करोगे कि इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया और हमारा IFR बिल्कुल सेफ है। सर समझ में नहीं आई बात।
नेक्स्ट केस के साथ समझ लोगे। अभी आप ये मान के चलो कि भैया हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपए की, जिसका मार्केट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो अगर इसका कोई चेंज नहीं हुआ, इसका कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसका यूज नहीं होगा। देखो हम चेक किसी और को कर रहे हैं, रिजर्व के लिए, चेक इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हमें रिजर्व करना है, ठीक है। तो अब आईएफआर हमारा सेफ है, तो हम आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और आईएफआर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर कोई बच्चा अभी भी आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री नहीं पता उसको, इतने क्वेश्चन कराने के लिए बाद भी, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे, आईएफआर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसकी एंट्री होगी आईएफआर अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए, वही केस लेके चल रहे हैं हम, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल। ए और बी का मतलब है ओल्ड पार्टनर, और ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब करते हैं केस नंबर 2, जिसके साथ आपको समझना है। मान लो मार्केट वैल्यू आपको दे रखी है 80,000 रुपए। अब आपको क्या करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को क्या करना है, कंपेयर करना है। एक बात बताओ, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी और 80,000 रुपए मार्केट वैल्यू हो गई। अब बताओ मुझे कितनी कम हुई, 20,000 रुपए कम हुई ना। और आपने रिजर्व कितना बना रखा है, 20,000 का ही बना रखा है। ओहो, सारा का सारा कहां पे ट्रांसफर हो गया, इन्वेस्टमेंट का जो लॉस हुआ उसी में हो गया ना, क्योंकि हमारा लॉस भी 20,000 का हुआ, रिजर्व भी 20,000 का है। तो ऐसे केस में हम एंट्री में लिखेंगे आईएफआर अकाउंट डेबिट, पूरा पैसा किस में चला गया, इन्वेस्टमेंट में। अब आपको उसकी तरह ये नहीं लिखना क्लेम वलेम, इसमें लिखना टू इन्वेस्टमेंट। क्या लिखना है, टू इन्वेस्टमेंट। पूरा आईएफआर यूज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहीं पे मैं बना रहा हूं। मान लो मार्केट वैल्यू 90,000 है। अब बताओ मुझे 1 लाख से कितनी हो गई, 90,000। कितने का लॉस हुआ, 10,000 का। रिजर्व कितना है, 20,000। तो 20,000 में से 10,000 तो किस में चले जाएंगे, लॉस में। रिमेनिंग 10,000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट, समझ रहे हो। तो हमारी एंट्री बनेगी आईएफआर अकाउंट डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में क्या जाएगा, 10,000, और टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट 5,000। सर 5,000 कहां से आया, हमने जो 20,000 में से 10,000 निकालने के बाद जो 10,000 बचा उसको ओल्ड रेशो में बढ़ दिया हमने। ओल्ड रेशो 1:1 अज्यूम कर रखी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। मान लो आपको लॉस हुआ, मार्केट वैल्यू है 1,20 की। अब बताओ कितने का, सॉरी मार्केट वैल्यू है, सॉरी मार्केट वैल्यू 60,000 की। अब बताओ कितने का लॉस हुआ, 40 का। आपने रिजर्व कितना बना रखा, 20। रिजर्व में सिर्फ 20 है, लॉस्ट 40 का हो गया। याद करो मैंने क्या कहा था, अगर ज्यादा लॉस हो जाए रिजर्व से तो कहां पे जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी आईएफआर अकाउंट डेबिट 20,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट 40,000। और आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, रीवैल्यूएशन का अगर लॉस आ जाए तो उसको हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो हमारी एक एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये बात बोलनी नहीं है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये 20,000 रुपए किस रेशो में बटेगा, 1:1 में, क्योंकि हमने एग्जाम्पल क्या ले रखा है, 1:1 का, ओल्ड रेशो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मान लो एक नया केस ले रहे हैं, ठीक है। नए केस के लिए मैं नई बैलेंस शीट बनाना चाहूंगा। मान लो आपकी आईएफआर बना रखा आपने 20,000 रुपए का, ये लायबिलिटी साइड मान लो ऐसे ही, ठीक है।
आपकी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 1 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू हो गई 1,20,000 हो सकती है। अगर आप ध्यान दो, ध्यान से पढ़ो, तो अब लॉस नहीं हुआ, आपको फायदा हुआ। सर ऐसे कैसे? ध्यान से देखो, 1 लाख से 1,20,000 होगी, आपने खरीदी थी 1 लाख की, मार्केट में बिकेगी 1,20 की, अब आपको फायदा हो गया। और जब भी फायदा होता है ना, तो आईएफआर की जरूरत होती ही नहीं, आईएफआर की जरूरत होती है लॉस के टाइम पे। तो पहली एंट्री जो आईएफआर है उसको तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा हमें पार्टनर को, क्योंकि लॉस तो हुआ नहीं ना। आईएफआर अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। लेकिन अभी मामला रुका नहीं है, इसकी एंट्रियां और होंगी। ये बताओ, अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा है, जब भी हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो किस साइड होती है? डिक्रीज नहीं बोला, इंक्रीज, फायदा होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट्स है, और इसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ये नॉर्मल ट्रीटमेंट की तरह अगर आप देखो तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आप कहां डालते हो? क्रेडिट में डालते हो। उस तरह इन्वेस्टमेंट को डाल दो, तो सेकंड एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 20,000 का, ठीक है। और लास्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर को। हमेशा याद रखना, जब भी आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाए तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी है। तो इसकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। कोई कंफ्यूजन नहीं है? आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको ये सारे केस करने हैं। WCR IFR में इससे ज्यादा केस कभी नहीं आते, रीजो के इससे ज्यादा केस कभी नहीं आते। चारों चैप्टर में आपको जब भी आपको प्रॉब्लम आए तो ये वीडियो देख के आपको ये सारे केस निपटाने हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चन चेंज इन PSR चैप्टर में भी हैं, एडमिशन में भी हैं, डेथ में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके, रीजो को डिस्ट्रीब्यूट करने के, रीजो को ट्रीट करने के। तो आज की क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूट करना सीखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक और टॉपिक करेंगे, रीजो से रिलेटेड ही एक और वीडियो डालेंगे, उसका मैं ऊपर जो थंबनेल में डाल दूंगा। उसमें हम रीजो को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो रीजो को कई बार फर्म क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती, करना ही नहीं चाहती। क्वेश्चन आपको क्लियर बोल देगा कि भाई साहब मुझे रीजो को डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है, तो क्या करेंगे? उसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो पे ही काम करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में